प्रश्न 1, 25m² और 10mn² का महत्तम सार्व गुणनखंड होगा। तो पहला में क्या दिया है, 25m² और 10mn² का महत्तम सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड तो 5 से 25 भी कटता है और 5 से 10 भी कट रहा है। देखिए, तो 5 हो गया इन लोग का सार्व गुणनखंड, क्योंकि 5 से दोनों कट रहा है तो 5 लिख लेंगे। और m² है यहाँ पे m है, तो m दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे m का घात 2 है, यहाँ पे सिर्फ m है, तो m दोनों में है। जो दोनों में है उसी को लिख लेना है। उसके बाद n, यहाँ पे n है, यहाँ पे n का घात 2 है, तो n लिख लेंगे, यानी 5mn। तो 25m² और 10mn² का महत्तम सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5mn। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प में जो दिया है उस पर हम टिक लगाएंगे, 5mn। तो महत्तम सार्व गुणनखंड का मतलब क्या हो गया कि 5mn जो है ये दोनों में मौजूद है। देखिए, 5mn ये दोनों में मौजूद है, 5mn इसमें भी है, 5mn इसमें भी है। अब दूसरा में कह रहा है ax² बाई और एवं ax² बाई एवं 3ax बाई का महत्तम सार्व गुणनखंडन होगा। तो ax² बाई एवं 3ax बाई का महत्तम सार्व गुणनखंडन क्या होगा। तो इन दोनों में भी जो मौजूद है वही हो जाएगा महत्तम सार्व गुणनखंडन। तो देखिए, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a हो गया। सबसे पहले x का घात 2 है, यहाँ पे x है, तो x तो दोनों में है, बाई इसमें भी है, बाई इसमें भी है, यानी इसका उत्तर होगा ax बाई, यानी दूसरा विकल्प, दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो ax² बाई एवं 3ax बाई में महत्तम सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, ax बाई। तो ax बाई देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। प्रश्न 3, निम्नलिखित एक पदी व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो प्रश्न 3 का पहला क्या है, 15a² कॉमा -45aq कॉमा 90a। तो 15a² -45aq और 90a का पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक मतलब सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर सके, वही हो जाएगा इन तीनों का महत्तम समापवर्तक। तो सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे उसको क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, 15, 45, 90 3 से भी कटता है, 15, 45 और 90 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। देखिए, 3 से भी कटेगा, 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, 30 × 3 = 90, 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, 5 × 3 = 15, 9 × 5 = 45, 18 × 5 = 90। ठीक है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी देखिए कट रहा है, 15 × 1 15, 15 × 3 = 45, 15 × 6 = 90। देखिए, 15 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। ठीक है, तो सब ये महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 15, क्योंकि 15 सबसे बड़ा संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर रहा है। 15 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करेगा। तो 15 हो गया महत्तम समापवर्तक, क्या हो गया 15। तो 15, 45 और 90 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 15।
ठीक है, क्योंकि 15 सबसे बड़ा संख्या है जो 15, 45 और 90 को विभाजित कर रहा है, तीनों को। अब a देखते हैं, तो a का घात 2 है, a का घात 3 है, यहाँ पे a है, तो a तो सब में है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ a है। यहाँ a का घात 3 है, यहाँ a का घात 2 है, तो a तीनों में है, यानी 15a इन तीनों में मौजूद है। तो 15a क्या हो गया, इन तीनों का महत्तम समापवर्तक। तो इसका उत्तर आ गया 15a। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 15a। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा में क्या है, 36a² b² c का घात 4, कौमा 54 a का घात 5 c का घात 2, कौमा 90 a का घात 4 b का घात 2 c का घात 2। तो 36a² b² c का घात 4, 54 a का घात 5 c का घात 2 और 90 a का घात 4 b का घात 2 c का घात 2। यह है प्रश्न। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए 36, 54, 90, तो 36, 54, 90 का महत्तम समापवर्तक सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो 36 देखिए 3 से भी कटता है, 54 भी 3 से कटता है और 90 भी 3 से कटता है। 36 6 से भी कटता है, 54 भी 6 से कटता है और 90 भी 6 से कटता है, ठीक है। 36 18 से भी कटता है, 54 भी 18 से कटता है और 90 भी 18 से कटता है। तो 3 से भी कट रहा है तीनों, 6 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है और 9 से भी कटेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है जो इन तीनों को काट रहा है, इन तीनों को विभाजित कर रहा है, यानी 18। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पचे 90। देखिए 18 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करेगा। 18 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करेगा। तो 18 हो गया इन तीनों का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। यानी जो सबसे बड़ा संख्या इन तीनों को विभाजित करेगा वही हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो 18 हो गया, 36, 54, 90 का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 18। अब a का घात 2 यहाँ है, a का घात 5 यहाँ है, a का घात 4 यहाँ है, तो a का घात 2 सब में है। देखिए a का घात 2 तीनों में है, क्योंकि a का घात 2 यहाँ तो है ही, यहाँ भी होगा क्योंकि a का घात 5 है, तो a का घात 2 तो होगा ही। यहाँ भी देखिए a का घात 4 है, तो a का घात 2 तो होगा ही। तो a का घात 2 तीनों में है, b का घात 2, c का घात, ये b का घात 2 यहाँ पे है, सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें है, तो b का घात 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि तीनों में जो रहेगा उसी को लिखना है। c का घात 4, c का घात 2, c का घात 2, यानी c का घात 2 तीनों में है। c का घात 2 क्या है, तीनों में है। तो इसका उत्तर आ चुका है 18a² c², यानी महत्तम समापवर्तक। तो इन तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 18a² c²। तो इस तरह प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न 4, 9x/, 12x² 15x² का महत्तम समापवर्तक होगा। तो प्रश्न 4 का पहला क्या है, माफ कीजिए प्रश्न 4 में पहला नहीं है। तो प्रश्न 4 है 9x/, 12x², 15x²। तो 9x/, 12x² और 15x² का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। 9x/, 12x² और 15x²। तो यहाँ पे तो महत्तम समापवर्तक का मतलब हुआ कि सबसे बड़ा संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर सके। तो देखिए 9 3 से भी कटता है, 12 भी 3 से कटता है, 15 भी 3 से कटता है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। 3 से देखिए तीनों कट रहा है, और किससे कट रहा है, 9 से 9 सिर्फ कटेगा, ठीक है। 4 से 12 सिर्फ कटेगा और 5 से सिर्फ 15 कटेगा। तो 3 से देखिए तीनों कट रहा है,
3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी 3 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करेगा। ठीक है, तो 3 हो गया 9, 12, 15 का महत्तम समापवर्तक 3। उसके बाद x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x लिख लेंगे। 22 इसमें भी है, 22 इसमें भी है, 22 का घात 2 इसमें है, तो 22 तीनों में हो जाएगा। देखिए x यहाँ है, x का घात 2 है, यहाँ पे x है, तो x तो तीनों में होगा। 22 यहाँ 22 है, यहाँ 22 का घात 2 है, तो 22 तीनों में है, तो 3x y इन तीनों में मौजूद है। तो 3x y क्या हो गया, इन तीनों का महत्तम समापवर्तक। 3x y क्या हो गया, इन तीनों का महत्तम समापवर्तक। तो यानी विकल्प तीसरा, इसका उत्तर होगा विकल्प तीसरा। तो विकल्प तीसरा में हम टिक लगाएंगे जिसमें 3xy लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3xy। प्रश्न 5, निम्नलिखित व्यंजकों का सार्व गुणनखंड लिखें। तो प्रश्न 5 का पहला क्या है, 5x² प्लस 10xy प्लस 15y²। तो क्या कह रहा है, सार्व गुणनखंड लिखने के लिए कह रहा है। तो सार्व गुणनखंड मतलब जैसे देखिए 5 यहाँ भी है, 5 से 10 कट जाता है, 5 दूना 10, 5 से 15 भी कट जाता है, 5 तिया 15, तो 5 तीनों में हो गया, तो 5 लिख देंगे। सार्व गुणनखंड मतलब हो गया वैसा गुणनखंड जो तीनों में हो, तीनों में मौजूद हो। इस 5x² में भी हो, 10xy में भी हो और 15y² में भी हो। तो देखिए 5 से तीनों कट रहा है, 5 गुना 1 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 5 तीनों में हो गया, यानी 5 तीनों का गुणनखंड हो गया। ठीक है, तीनों 5 जो है तीनों का सार्व गुणनखंड हो गया। 5, 10 और 15 का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा 5। अब x का घात 2 है, यहाँ x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x नहीं लिखेंगे। यहाँ y है, यहाँ y का घात 2 है, लेकिन इसमें y नहीं है, तो अब कुछ नहीं लिखेंगे, यानी 5 हो गया इन तीनों का सार्व गुणनखंड, क्योंकि इन तीनों में मौजूद है, तो इसका उत्तर होगा 5। दूसरा में क्या है, 3a² माइनस 9ab² प्लस 12abc। तो 3a² माइनस 9ab² प्लस 12abc। तो क्या पूछ रहा है हमसे, सार्व गुणनखंड लिखिए, यानी वैसा गुणनखंड जो ये इन तीनों में मौजूद हो। तो देखिए 3 से 9 कट जाता है और 12 भी कट जाता है, यानी 3 तीनों में है। 3 गुना 1 3, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, तो 3 जो है ये तीनों में मौजूद है। उसके बाद a का घात 2 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो a तीनों में है, तो यहाँ पे a लिख लेंगे। b है, b का घात 2 है, यहाँ पे b है, तो b तीनों में है, यानी 3ab हो जाएगा इन तीनों का सार्व गुणनखंड। क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड। ये इसका मतलब हुआ कि 3ab ये तीनों में मौजूद है। तीसरा क्या है, 6x³ 6x का घात 3 प्लस 9x² y 9x² y। तो 6x³ प्लस 9x² y, तो इसका सार्व गुणनखंड निकालना है। तो 6 देखिए 3 से कट जाता है, 9 भी 3 से कटता है। ठीक है, 3 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो 6 और 9 को विभाजित कर सके, तो 3 हो गया सार्व गुणनखंड 6 और 9 का, यानी 3 ये दोनों में मौजूद है, 6 में भी है 9 में भी है, यानी 6 का भी गुणनखंड है, 9 का भी गुणनखंड है 3। अब यहाँ पे x का घात 3 है, यहाँ x का घात 2 है, तो x का घात 2 दोनों में है, तो 3x² हो जाएगा सार्व गुणनखंड। इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा 3x²। इसका मतलब हुआ कि 3x² 6x³ का भी गुणनखंड है और 9x² y का भी गुणनखंड है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब चौथा, x का घात 6 माइनस 4 x का घात 4 z प्लस 4
एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स का घात 6 माइनस 4 एक्स का घात 4 जेड प्लस 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसमें देखिए इसका क्या कह रहा है, सार्व गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है। तो 4 तो बस ये दोनों में है, 4 इसमें नहीं है, तो 4 नहीं होगा इन तीनों का सार्व गुणनखंड। x का घात 6 है, x का घात 4 है, x का घात 2 है, तो x का घात 2 ये तीनों में मौजूद होगा, यानी x का घात 2 लिखेंगे। तो x का घात 2 ये तीनों में मौजूद है, ठीक है, यानी x का घात 2 हो गया इन तीनों का सार्व गुणनखंड। इसका मतलब हुआ कि x का घात 2 x का घात 2 इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है, तीनों का गुणनखंड हो गया x का घात 2। तो सार गुणनखंड क्या हो गया, x का घात 2।